खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने वाले बिल पर बहस के बीच विपक्ष ने ओबीसी वाला दांव चला है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विपक्ष ने लगातार कोटे में कोटा देने की मांग उठाई है। इस तरह जो बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रहा है, उस पर आगे सियासी दंगल भी तय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या? ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता था। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान है। बहस महिलाओं को आरक्षण देने पर थी, लेकिन जात तक चली गई। मुद्दा था कि विधायिका में महिलाओं को 33% मौजूदगी सुनिश्चित हो, और बात ओबीसी तक चली गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, उसके जवाब में विपक्ष ने कोटे में कोटा का दांव चला है। जो मोदी जी और अमित शाह जी की नजदीक करीबी होगी, उनको बाहर से किसी बहाने में उनको एंट्री किया जाएगा। तो क्यों ना ओबीसी वालों को किया जाए। तो राहुल गांधी जो बात उठाए, बाजी भाई जवाब नहीं थे उनके पास, इसलिए तोड़ मरोड़ करके एक गुमराह करने वाले जवाब दिया। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनावी जुमला के अलावा और कुछ नहीं। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता था। यूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया, पर विपक्ष ने भी पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अलग से आरक्षण की मांग करके उसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब जहां बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी, वहीं विपक्ष पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाएगा। यानी कोटा वाले कानून से ही बीजेपी की काट निकालने की रणनीति होगी। तेजी से न करना चाहिए जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। जो रिजर्वेशन है वो आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, राजनीतिकरण करने की बात है। जो पार्टीज हैं, जितने पुरुषों को वो लोग ओबीसी में टिकट कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। घुमा फिराकर सवाल एक ही है कि कानून लागू करने के लिए 2029 तक का इंतजार क्यों, जबकि सरकार प्रक्रिया का हवाला दे रही है, समझा रही है कि अगर अभी पास नहीं किया होता तो 2029 के बाद भी लागू नहीं होता। इसमें ये पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद ये किया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डिलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा?
जनगणना से या डिलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है? मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो। एक बात तो साफ है कि महिलाओं को इस ऐतिहासिक कानून का फायदा अगले 4 या 5 साल में मिल जाएगा। पर बात ये भी है कि चंद महीनों बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।